स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का, तो देखिए सेमेस्टर 2 का आज हम लोग का पहला क्लास है कॉस्टिंग का। बाकी सब्जेक्ट क्या है नहीं है वो सब आपको बता दिए थे। और ईवीएस के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जैसे इंग्लिश के थे वैसे ईवीएस कर लीजिएगा। सेमेस्टर 2 कॉस्टिंग, तो सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग का हम लोग आज क्लास करने के लिए जा रहे हैं। कॉस्टिंग में सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है कॉस्टिंग का, सेमेस्टर 2 का ये वन एंड ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 2 का वन एंड ओनली प्योर प्रैक्टिकल है। प्योर थ्योरी है, इसमें भी थ्योरी आता है 10-12 मार्क्स का, लेकिन प्योर प्रैक्टिकल है। प्योर प्रैक्टिकल में सम्स इसमें ज्यादा है, खाली सम्स खाली सम्स खाली सम्स। और ये पेपर जो है यही पेपर आप लोग को अलग बनाता है। यही पेपर ऑनर्स का अलग आएगा और जनरल का अलग आएगा। एग्जाम जब दोगे आप ऑनर्स का पेपर अलग आएगा और जनरल का पेपर अलग आएगा। देखिए ठीक ठीक बस समझे। तो ये पेपर जो है ना ऑनर्स का अलग आएगा और जनरल का क्या आएगा बाबू अलग। तो कॉस्टिंग का पेपर ऑनर्स का अलग आएगा और जनरल का अलग आएगा। जैसे अकाउंट्स का पेपर आया था, ऑनर्स का पेपर थोड़ा टफ आएगा, जनरल का पेपर भी हल्का टफ आएगा। समझे, दोनों ही टफ आता है, कोई ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत इजी से पेपर आता है। ऑनर्स का पेपर ज्यादा टफ आएगा और जनरल का पेपर थोड़ा कम टफ आएगा। बस समझ रहे ना। तो कॉस्टिंग क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा, जो आपका मेन पेपर है उसके साथ तो यूनिवर्सिटी खेलता ही है। और हर एक चीज ईजी है, हर एक चीज हार्ड है। अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो हार्ड है। बात यहीं पे खत्म आता है। बस समझ रहे ना कि आपने कितना एफर्ट दिया, आपने क्या पढ़ा, वो सब बहुत मैटर करता है। तो कॉस्टिंग का ये बैकग्राउंड हो गया कि सेमेस्टर 2 का पेपर है एंड दिस द नेचर ऑफ दिस पेपर इज नॉन एमसीक्यू। दिस इज नॉन एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिकल। नॉन एमसीक्यू सब्जेक्ट है ये, प्रैक्टिकल पेपर है। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 20 मार्क्स को हम काउंट ही में नहीं लेते, क्योंकि 20 मार्क्स कॉलेज वाला अपना मर्जी से ही देगा जितना उसको देना है। आप इंटरनल अच्छा दीजिए, खराब दीजिए, बस खाली जाके दे दीजिएगा। जो 80 मार्क्स है वही आपका एफर्ट मैटर करता है। 80 मार्क्स आपको देना है। कॉस्टिंग ऑनर्स जनरल का पेपर अलग अलग होगा। हम लोग तो एक साथ ही पढ़ेंगे, हम लोग तो एक ही साथ सम्स करेंगे। ऑनर्स का अलग और जनरल का अलग एग्जाम होता है, बट सिलेबस सेम ही है। सिलेबस सेम है, खाली क्वेश्चन पेपर ऑनर्स का अलग रहेगा, जनरल का अलग। क्लियर है गाइस, समझ गए ये वाला बात। अच्छा अब देखिए कॉस्टिंग में जो हम लोग का चैप्टर्स है, एक एक करके चैप्टर सब आपको बताते जा रहे हैं। देखिए पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पेज में आप ये सब लिख लीजिएगा, कॉपी का फर्स्ट पेज में ये लिख लीजिएगा। कॉस्टिंग के लिए एक ब्लैंक कॉपी बनाएगा। कोचिंग का स्टडी मैट का पीडीएफ है, वो अभी रेडी नहीं हुआ है। रेडी होगा तो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। पसंद है, आज बिना पीडीएफ का ही पढ़ाई हो जाएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। इसमें थ्योरी आता है, समझे ना। इंट्रोडक्शन में थ्योरी आता है, इसमें भी छोटा छोटा सम्स है। थ्योरी तो है ही, प्लस छोटा छोटा क्या बाबू सम्स। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मटेरियल। मटेरियल कितना मार्क्स का आता है सर? 10 मार्क्स। तीसरा चैप्टर है आपका लेबर। ये भी कितना मार्क्स का आता है सर? 10 मार्क्स। चौथा चैप्टर है ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर में 2 चीज है, एक है नॉर्मल ओवरहेड, एक है कॉस्ट शीट। एक है ओवरहेड और एक क्या बाबू? कॉस्ट शीट। तो ये कितना मार्क्स का आएगा सर? 20 मार्क्स। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। यस 20 मार्क्स का। उसके बाद तो देखिए कितना हो गया? 10 10 20 20 10 30 20 50 50 मार्क्स अभी तक हम लोग ले ला चुके हैं। उसके बाद आइए, उसका एक चैप्टर है कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग में एक टॉपिक है कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन। कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग कितना मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स। बस समझे ना, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ क्या बाबू? कॉस्टिंग। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, जिसके अंदर 3 अलग अलग चैप्टर है। एक है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए मार्क्स 20 10 कितना? 30 30 20 50 50 10 60 60 10 70 10 80 80 मार्क्स कवर हुआ। देखिए ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग ये सब भी है, लेकिन आपका मेनली जो है क्या में आ रहा ना, नीचे वाला पॉइंट नहीं आ रहा। ओके ठीक है, हाँ ओके ओके थैंक यू। देखिए चलिए ठीक है, देखिए आप तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस का पीडीएफ हम आपको थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप में भेज दिए थे, बट गाइस ये पीडीएफ की तरह ही रह जाता है, ये आपको ही पता है। बच्चों लोग उतना खोल करके सिलेबस देख के चैप्टर आप समझ जाओगे, संभव नहीं। आप यहां से समझना, इंट्रोडक्शन कितना मार्क्स का? वो 10। मटेरियल कितना मार्क्स का? 10। लेबर कितना मार्क्स का? 10। ओवरहेड के अंदर में 2 टॉपिक है, याद रखिएगा। ओवरहेड एक तो है एक तो कॉस्ट शीट, कॉस्ट एक तो कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग चैप्टर के अंदर में है स्टॉक रिकॉन्सिलेशन वाला चैप्टर है, तो वो कितना मार्क्स का? वो 10। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये तीनों का सम्स करना है आपको। बाकी एक तो कॉन्सेप्ट, एक तो टॉपिक थ्योरी आता है, बस हो गया। तो ये पूरा आपका 80 मार्क्स हुआ। जोड़ के देखिए 20 10 30 30 20 50 50 10 60 60 70 10 80, ये 80 मार्क्स का कवरेज। जो लोग इस बैच में कर रहे हो आप इसी बैच में आना। बैच प्लीज चेंज मत करना, तो दिक्कत रहता है बार बार।
बात समझे ना, क्योंकि सब बैच में अपना अपना क्राउड है, तो ओवर क्राउडिंग हो जाने से फिर दिक्कत है। कल ओवर क्राउडिंग हो गया था, तो ना जो बैठ के थे वो लोग भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे, जो खड़ा है वो तो घर ही जाना पड़ा बेचारा। चलिए ये पूरा इसको ना फर्स्ट पेज में उतार दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और खतरनाक तरह से शुरुआत करेंगे। उतारिए, क्या बाबू बोलिए, दादा बोलिए। 4 में लिखिए बाबू ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर में 2 टॉपिक है, तो चैप्टर अगर आप ऐसे सिंपल में समझिए, चैप्टर कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा समझिए तो 9 चैप्टर पढ़ना है हम लोग। चैप्टर में 9 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट मान लीजिए 6 है, सीयू के हिसाब से यूनिट 6 है, लेकिन चैप्टर कितना पढ़ना होगा आपको? 9 बाप रे, 9 बाप रे। देखिए कॉपी बना ली हो ना आप, प्लीज बाबू देखो, आप तो एग्जाम दे ही दिए सीयू में, समझ आ गया आपको कैसे तैयारी करना है। देखिए देखिए कॉपी करिए, ऑनलाइन वालों कॉपी बना लीजिएगा एक तो। ओके ओके, बोला वहां पे कि आपका पेपर आ जाए तो मैं ठीक है चेक कर देंगे पीडीएफ में। बाबू ओवर नहीं, इसका पेपर चेक कर दीजिए, ये अभी भेजा है पेपर, इसका पेपर चेक कर दीजिए। उतारिए बाबू जल्दी। चलिए देखिए स्टार्ट करें बाबू, हो गया ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अब पढ़ाई को थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कॉस्टिंग का चैप्टर, क्योंकि सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्मेट में हम भेज ही दिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वो डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चों, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो बता दिए वही काम आएगा। तो भाइयों और बहनों इसको मिटा देते हैं, बात समझे। और एडिशनली आपको कोई बुक खरीदना पड़ेगा नहीं, बात समझे, तो सारा बुक तो हम लोग ही देंगे। देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब यहाँ पर चैप्टर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाइयों और बहनों। कॉस्टिंग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, वो थ्योरी है। तो अभी क्या है ना, थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कल बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किए, फिर अगला दिन कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, फिर आपको MMHRM पढ़ाएंगे, तो ऑलरेडी 5 थ्योरी ही है। तो फिर इसका कॉस्टिंग में भी अगर थ्योरी से ही शुरू करेंगे तो पढ़ाई आपका बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सम से, मटेरियल चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट नहीं करते, पहला चैप्टर लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। पहला चैप्टर पूरा थ्योरी है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो सब आपको पता है पहले से भी। बस एक क्लास 2 क्लास देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा थ्योरी है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बाबू, मटेरियल चैप्टर से। सर मेरा तो कॉस्टिंग नहीं था, हमको तो पता नहीं है, उतना आपको हम बता दे रहे, चिंता मत करिए कि आप समझ जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट का नाम ही है कॉस्टिंग, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल चैप्टर, लेकिन आपको पहले बेसिक बैकग्राउंड बता देते हैं चैप्टर का। मटेरियल का मतलब देखो, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे आप कॉस्ट निकालते हो। क्या निकालते हो बाबू, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा। तो पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप क्या निकालना सीखोगे, आप खर्चा निकालना सीखोगे। आप अलग अलग खर्चा के बारे में सीखोगे, अलग अलग खर्चा को कैसे निकालेंगे ये आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले क्या हो, आप खर्चा निकालना सीखने वाले हो। समझिए बैकग्राउंड कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, बताइए, खर्चा। क्या निकालना सीखेंगे, खर्चा। बहुत तरह का खर्चा होता है, अलग अलग टाइप का खर्चा होता है, तो सारा खर्चा निकालना आप कौन सा सब्जेक्ट में सीखेंगे, कॉस्टिंग। कहां सीखेंगे बताइए, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, कॉस्ट।
क्या निकालना सीखेंगे, बोलियो कॉस्ट, बोलिए ना, कम ऑन बोलो। तो कॉस्टिंग में आप क्या निकालना सीखोगे, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा। कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा। खर्चा का वैरायटीज ऑफ टाइप है, बहुत सारे टाइप्स है, वो सब हम लोग जब पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे खर्चा कैसा कैसा होता है। बहुत सारा वर्ड आप पहले इकोनॉमिक्स में भी सुने हो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब इकोनॉमिक्स में नहीं सुने। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कॉस्टिंग का तो पार्ट है। तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट में हम लोग क्या निकालना सीखने वाले बाबू, खर्चा। क्या निकालना सीखेंगे, तो खर्चा मतलब कॉस्ट, खर्चा मतलब कॉस्ट, खर्चा मतलब कॉस्ट। कोई भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा लगता है उस खर्चा को क्या बोलते हैं, कॉस्ट। और खर्चा निकालने का टेक्निक को क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। खर्चा को, खर्चा निकालने का टेक्निक को, खर्चा को, खर्चा निकालने का टेक्निक को। क्लियर है गाइस। तो ये पूरा सब्जेक्ट में अकाउंट्स नहीं है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट अकाउंट्स, दिस इज अकाउंट्स का पाप। हाँ, ये अकाउंट्स नहीं है, ये अकाउंट्स का क्या बोलिए, यस। ये कॉस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट, कॉस्टिंग अकाउंट से ज्यादा एडवांस होता है। सर कैसे, तो पूरा शॉक लग गया एकदम। लेकिन आप लोग सोचेंगे अकाउंट्स क्या इजी होगा, कॉस्टिंग अकाउंट से ज्यादा स्टैंडर्ड है, याद रखिए। क्यों, इसका रीजन है, अकाउंट जब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा अकाउंट में क्या है, आप सम्स कर रहे हो, कंसाइनमेंट बना रहे हो, आप इंश्योरेंस क्लेम बना रहे हो, आप मान लीजिए फाइनल अकाउंट बना रहे हो, फॉर्मेट तो वही है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। कोई एक तो एंट्री नया दे दिया लो, तो बाकी फॉर्मेटिंग तो आपने किया, बाकी आइटम्स को तो आपने पोस्ट किया। आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, आप कोई भी एंट्री कर रहे हो तो बाकी सेल बैलेंस ही कर रहे हो, सारा एंट्री पोस्टिंग किया है, कोई एक तो लाइन नहीं समझ आया, वो आपका गलत हुआ, पूरा तो गलत नहीं हुआ, तो उसका मार्क्स आपको ठीक मिल जाएगा। तो आप देखोगे आप लोगों में बहुत सारे बच्चे जिनको लग रहा है कि मेरा अकाउंट्स में हम फेल हो जाएंगे, देखोगे आप पास हो गए, क्या है, स्टेप मार्किंग के बदौलत। आपको लगता होगा अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे तो, अटेम्प्ट नहीं किए तो घर बढ़े। अगर आपको फॉर्मेट भी नहीं आता है तो रेस्ट इन पीस। अगर किसी को फॉर्मेट भी नहीं आ रहा अकाउंट्स का, अब वो अकाउंट्स का एग्जाम देने बैठ गया बाबू, तो दुनिया में कोई ताकत आपको बचा नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बी प्रैक्टिकल, जो है वही बता रहे आप, बस समझ रहे ना। अगर आप सोचोगे कि नहीं पूरा मतलब मान लीजिए फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं आता तो जो तो बना के आ जाएंगे, जो तो मार के आ जाएंगे, वो एमसीक्यू में टिक लग जाता है तो सही आता है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, ये तो प्रैक्टिकल है। लेकिन कॉस्टिंग में क्या है, तो कॉस्टिंग का नेचर बताते, अकाउंट्स बता देते। देखिए कॉस्टिंग का नेचर क्या है, कॉस्टिंग अकाउंट्स में डिफरेंस कहाँ है। अकाउंट्स हैज अ फॉर्मेट, कॉस्टिंग डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। कॉस्टिंग में क्या है, क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन का एक खराबी क्या होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। स्टेप, यहाँ पर स्टेप मार्किंग वाला बहुत कम स्कोप है, मतलब जैसे 3 पार्ट है सम से, तो एक पार्ट सही हो तो मार्क्स मिलेगा। लेकिन अकाउंट्स में क्या, हर एक पार्ट में मार्क्स है, फूक फूक के मार्क्स मिलेगा। कैसे मार्क्स मिलेगा, फूक फूक के। तो अकाउंट्स में जिस स्टेप में आप सही किए होंगे, जहां आप सही किए होंगे, हर एक चीज का मार्क्स मिलेगा। और जो बच्चे आप लोग में 80 अटेम्प्ट कर दियो पूरा, तो आपका कम से कम ऑन एवरेज मार्क्स 55-60 तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए हो, आपका दिक्कत है, वो रिस्क है। बात समझ रहे। कॉस्टिंग में क्या है, वही चीज, कॉस्टिंग में ये चीज नहीं। कॉस्टिंग तो अकाउंट्स में क्या होता है, बच्चे पास हो जाता है, अकाउंट्स में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। दिक्कत कहाँ आता है, कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में क्या दिक्कत आता है बताइए। कॉस्टिंग में क्या है ना, कॉस्टिंग में आपका कैलकुलेशन ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 20 सम्स प्रैक्टिस किए, तो जो 21वां सम्स होगा वो पूरा नया हो, फिर 22 वाला सम्स कुछ और हो सकता है, 23 वाला सम्स, जैसे मैथ्स होता है, समझिए ना, मैथ्स का छोटा भाई, बस समझे ना। सेम 2 में आपका कॉस्टिंग है, सेम 4 में आपका कॉस्टिंग है, सेम 6 में आपका दूसरा कोई सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंट सेम 2, 4 और 6 में अकाउंट्स नहीं, याद रखिएगा। सेम 2, 4 और 6 में अकाउंट्स नहीं है, सेम 1, 3 और 5 में अकाउंट्स। 1 में था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, 3 में आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और 5 में आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्लियर है गाइस। ऐसा 2, 4, 6 में अकाउंट्स नहीं है, पूरा एक चीज आपको बता दे रहे। 2 में क्या है कॉस्टिंग, 4 में क्या है कॉस्टिंग, 6 में भी दूसरा कोई सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका अकाउंट्स नहीं है। 6 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल के, लेकिन वो अकाउंटिंग नहीं है एक्चुअली। अकाउंटिंग कहाँ था, 1, 3 और 5। तो जहां अकाउंटिंग आएगा समझिए वो इजी है, जहां कॉस्टिंग आएगा वो थोड़ा सा अकाउंट्स के कंपैरिजन में टफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग में क्या होता है बोलिए, कॉस्टिंग में कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब जाके कॉस्टिंग सॉल्व होगा। अकाउंट में कोई दिमाग में लगाने दरकार नहीं, फॉर्मेट आया फॉर्मेट बढ़ा दो, जो आइटम नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो, सिंपल सा स्टडी है। तो अब इसी ज्ञान के साथ आज हम लोग अपना नया जिंदगी का नया शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कॉस्टिंग करने आ रहे हैं, बट आपको कॉस्टिंग बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे, बात समझे ना। लेकिन कॉस्टिंग उतना इजी नहीं होता है, ये आपको हम बता दिए। तो आप अगर लाइटली लोगे तो फिर दिक्कत होगा माय डियर स्टूडेंट। स्टार्टिंग से रेगुलर करके थोड़ा बहुत करके प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से करिएगा। और स्पेशली ऑनर्स जनरल का जो झमेला है ना, इस कारण से पेपर और टफ कर देता है। ऑनर्स वाला का पेपर थोड़ा दिखाने के लिए कि स्टैंडर्ड है, टफ कर दिया, जनरल वाला पेपर क्या कर दिया, थोड़ा ईजी। तो स्टार्ट करते गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है, कॉपी में हेडिंग लीजिए मटेरियल। सर यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 2, प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर, यूनिट 2 मटेरियल। हम लोग मटेरियल चैप्टर से शुरू करें। आपको एक एक चीज समझ आएगा गाइस, समझने में कोई चाप नहीं है, आप आराम से और प्रैक्टिस भी करिएगा घर में आराम से। यूनिट 2 मटेरियल।
बस समझे ना। कोचिंग का स्टडी मैट के अलावा 20 साल का स्कैनर आपको भेजेंगे, 20 साल का स्कैनर का सम्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये चैप्टर मेरे साइड से कंप्लीट, तो आप अपना घर में बैठ बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। एक बच्चा बोला कोचिंग का बुक तो कर ही नहीं पाते, 20 साल का स्कैनर क्या सॉल्व करेंगे, तो हम उसको बोले कि सब तो आपका ऐसा नहीं ना बाबू, बात समझे, सब तो आपका ऐसा नहीं ना बाबू, सब बहुत बच्चे हैं जो लोग पढ़ते हैं घर में, उन लोगों को प्रैक्टिस करना रहता है। हर बच्चा अलग तरह का है, मेरा काम है भेजना, हम आपको भेज देंगे, बाकी प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इसी ज्ञान के साथ आज का टॉपिक, और चैप्टर का नाम है मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मटेरियल गाइस? मटेरियल शब्द का मतलब क्या होता है? मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल का मतलब क्या है? भाइयों और बहनों, कोई भी चीज को बनाने के लिए जो सबसे पहला खर्चा होता है, कोई भी सामान को बनाने के लिए 3 खर्चा होता है। एक तो मटेरियल का खर्चा, एक तो लेबर का खर्चा, एक तो अदर खर्चा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल का खर्चा में। भाइयों और बहनों, मटेरियल क्या होता है? तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, उस चीज को क्या बोलते हैं? मटेरियल। तो मटेरियल मीन्स एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मेक समथिंग। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, उस चीज को क्या बोलते हैं? मटेरियल। तो मटेरियल वो चीज है जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए। जैसे दरवाजा बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। बुक बनाने के लिए क्या चाहिए बताइए? पेजेस चाहिए, यस, और पेपर चाहिए, यस और नो गाइस। तो भाइयों और बहनों, मटेरियल मतलब कोई भी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बाबू? मटेरियल। तो व्हाट इज मटेरियल? ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग नोट्स में तो लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखिए। पॉइंट नंबर 1, मटेरियल मीन्स समथिंग, मटेरियल मीन्स समथिंग विच इज, वो बुक दीजिए तो बाबू नीचे से, वो ऊपर में, हाँ वही वाला जो टच किए ऊपर, उसके ऊपर वाला। मटेरियल मीन्स समथिंग विच इज यूज्ड टू, which is used to create, which is used to create or make the product, or make the product। ये लाइन एग्जाम में आएगा? नहीं, एग्जाम में कभी जीवन में नहीं पूछेगा। तो सर क्यों लिख रहे हैं? कॉन्सेप्ट्स के लिए लिख रहे हैं बाबू। हाँ बात समझे ना। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में समझे, कॉस्टिंग में पढ़ना क्या? कॉस्टिंग हमारी खर्चा के बारे में पढ़ना है, और उस खर्चा में जो कोई भी सामान को बनाने के लिए जो सबसे पहला खर्चा है, मेजर खर्चा है, उसका नाम क्या बाबू? मटेरियल। क्या नाम है बताइए? मटेरियल। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एमएम थ्योरी है, कंपनी लॉ थ्योरी है, कल बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी की है, तो सब थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्टिंग कर देंगे एक साथ, तो पढ़ाई का मजा खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीच में एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए, और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया। इसका भी पहला चैप्टर थ्योरी है, जिसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, थ्योरी है पूरा, बस समझे ना। तो हम लोग स्टार्ट करें मटेरियल चैप्टर से, यूनिट 2 से, जो कि 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। और भाइयों और बहनों, मटेरियल क्या है? तो किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। जैसे देखिए कोचिंग का बुक, ये कोचिंग का बुक क्या है? एक तो प्रोडक्ट है। कोचिंग का बुक जो है क्या है? आप लोग का बुक नहीं है, 6 का बुक है। तो कोचिंग का बुक जो है ये क्या बाबू? एक तो प्रोडक्ट है। अब इसको बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज लगा होगा? सबसे ज्यादा क्या चीज लगा होगा बताइए? पेजेस। तो ये पेजेस क्या है? पेजेस, पेपर जो है, पेपर क्या है? मटेरियल 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, जिसको प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइबल है, विच कैन बी ट्रेस्ड विद द प्रोडक्ट। ट्रेस्ड मतलब जिसका प्रोडक्ट के साथ दिखता है, जिसका पहचान है प्रोडक्ट के साथ। अगर आपसे पूछेंगे शर्ट किससे बना, तब क्या बोलोगे? कपड़ा। शर्ट किससे बना? शर्ट किससे बना? शर्ट किससे बना? बुक किससे बना बताइए? पेपर से। तो बुक के लिए पेपर, डायरेक्ट मटेरियल। कपड़ा के लिए, शर्ट के लिए कपड़ा, डायरेक्ट मटेरियल। दरवाजा किससे बना है? तो दरवाजे के लिए लकड़ी क्या हो गया? वो डायरेक्ट मटेरियल। बट इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो होता है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है भैया? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली तो हम लोग नहीं देखते, बट वो लगा है, लगा है। डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं देखते, लगा है। कैसे सर, कैसे? इस दरवाजा को जब आपने बनाया होगा, इसमें ब्रेक भी तो लगा होगा ना, फेविकॉल भी तो लगा होगा ना। इसके इस पेपर में खाली पेपर रहता तो बुक बन जाता, इसमें इंक भी तो लगा है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, हर वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। शर्ट में धागा भी तो लगा है ना। तो जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, द मोमेंट यू से शर्ट, आपके मन में क्या आता है? कपड़ा। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। द मोमेंट यू से दरवाजा, आपके मन में लकड़ी, ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। तो कोई भी सामान को, जिस सामान को प्रोडक्ट के साथ आप आइडेंटिफाइबल हो, वो कौन सा मटेरियल होता है? डायरेक्ट। और जो आइडेंटिफाइबल ना हो, इनडायरेक्ट। बोलो हाँ कि नहीं? समझ गया ना? लिखिए पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आर identifiable
डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइबल डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद बाबू, उसके बाद बोले तो फिर उसमें कैसे होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल आर not identifiable directly with the product. Indirect material are not identifiable directly with the product. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछ रहे, बताइएगा अभी तक जितना बात लेके इसमें से एक तो भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था आपका, ये क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो एक एक वर्ड बताना पड़ता है। मटेरियल समझ गया ना? कोई भी चीज को बनाने के लिए जो सामान चाहिए इसको क्या बोलेंगे आप? मटेरियल। अब मटेरियल कितना तरह का होता है? दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और जो प्रोडक्ट के साथ दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ये वर्ड गलत हो जाता है हिंदी में। हिंदी में बोल सकते नहीं दिखता मतलब आइडेंटिफाइबल, जिसका पहचान प्रोडक्ट के साथ, वो डायरेक्ट, इसका पहचान प्रोडक्ट के साथ नहीं है, नहीं है। जैसे बिरयानी कहते हो तो आपके मन में क्या था? चावल और चिकन और आलू। वेरी गुड, हैंडसम बॉय, वेरी गुड। चावल, चिकन और आलू। जैसे आप बिरयानी कहते हो ये तीन चीज। वेरी गुड, जीनियस लोग कमी। हालात आपका मारा है आप लोग, हालात के कारण ऐसा हो गया, नहीं तो फिर पढ़ने में बहुत तेज था बच्चा, परिस्थिति का मारा है बेचारा। बस समझे? तो जल्दी बताइए। जैसे, बहुत बढ़िया, जैसे बिरयानी कहते हो, द मोमेंट यू से बिरयानी, आपके दिमाग में तीन चीज आता है, चावल, चिकन और आलू। इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें लगता है जिसका जिक्र हम लोग नहीं करते। कोई बोलता है कि उसमें इतर भी डाला जाता है, ऐसा ना भाई? कोई बोलता है कि हमको इतर दो ना थोड़ा सा खाने के लिए, कोई बोलता है, नहीं बोलता है। जैसे आप खाने के लिए बैठते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, दोस्तों के साथ कहीं भी, तो छीना झपटी किसके लिए होता है? आलू, बिरयानी और मतलब आलू, चावल और चिकन, ये तीन चीज के लिए मारपीट हो जाता है, पूरा मर्डर फटर हो जाएगा एक दूसरे के। बस समझ रहे? तो जैसे आप, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, समझ गया ना? इतना समझाना काफी था माय डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट में। भाई और बहनों, मटेरियल का एक खराबी है, यहां पर आपको मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ना है, अब मटेरियल को स्टॉक मेंटेन करने के बारे में पढ़ना है। तो मटेरियल का ओवर स्टॉकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, अंडर स्टॉकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। आप खुद सोचो, मटेरियल ज्यादा होना भी ठीक नहीं, कम होना भी ठीक नहीं। अगर मटेरियल ज्यादा हो गया तो खराबी क्या बताइए? अगर मटेरियल मान लीजिए मेरे पास ज्यादा है, जैसे कोचिंग पढ़ा रहे, मेरे पास 50 बुक बचा हुआ है सेम 6 वाला कोचिंग में, तो ज्यादा स्टॉक बचने का भी खराबी है। क्या खराबी बताइए? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जीनियस बॉय, वेस्टेज ऑफ मनी। अब मेरा पैसा फंसा हुआ है, ये जो बुक का आपको शो में बार बार तब से 3-4 बार दिखा दिए होंगे, ऐसे ही बुक आप लोग का भी आने वाला है, समझ रहे ना? एकदम सुंदर बुक है माय डियर स्टूडेंट, होम डिलीवरी के साथ, ऑनलाइन वालों, बस समझ रहे ना? तो सेम 6 के जो भी बुक्स है, ये जो बुक बनाया मटेरियल इसमें लगा हुआ है, ये बुक मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो ये गोडाउन में जो बुक मेरा पड़ा है तो मेरा वेस्टेज हो रहा है ना, 5 बुक में मेरा पैसा फंसा हुआ है, कैपिटल ब्लॉक हो जा रहा है। तो मटेरियल ज्यादा रहना ठीक नहीं है। क्यों? वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ कैपिटल, वेस्टेज ऑफ कैपिटल नहीं, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल मेरा फंसा हुआ है, पैसा इसमें फंसा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए बुक वहां पे पड़ा हुआ है, कहीं मान लीजिए चूहे काट दिया, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल रखा रखा खराब आएगा। तीसरा सबसे यूनिक चीज देखिए, कोई भी स्टूडेंट को अगर हम 10 दिन बाद पुराना बुक देंगे, वो नहीं लेगा, ना गंदा लगा हुआ है, धूल है, गर्द है। स्वाभाविक है, बोलना भी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, आप ही दुकान में जाते हो बिस्किट खाने के लिए, तो कोई बिस्किट ऐसा है जो बहुत दिन से बिका नहीं, वो बिस्किट आपको बहुत पसंद है, आप वो बिस्किट खाने के लिए गए, पतंजलि का बिस्किट खाने गए, दुकानदार को पतंजलि का बिस्किट जो है, हरा हरा बिस्किट है, आप बोले अंकल अंकल हमको पतंजलि का बिस्किट चाहिए, तो वो आपको निकाल के दिया, बहुत दिन से पड़ा हुआ था कि कोई खरीद नहीं रहा था, तो आप बोले कि हम कुछ अलग करेंगे जीवन में, तो आप पतंजलि का बिस्किट खाने के लिए गए, तो उसमें से धूल गर्दा उठा करके आपको निकाल करके हटा करके आपको दिया, आप नहीं खरीदोगे, बोले बाबा पुराना प्रोडक्ट हमको दे रहे। भाइयों बहनों, वो पैक प्रोडक्ट है, पैक प्रोडक्ट पुराना हो नया हो क्या फर्क पड़ता है, बट स्टिल उस पर अगर गंदा लग गया तो आप नहीं खरीदेंगे। तो मटेरियल ज्यादा गोडाउन में रखना ठीक नहीं। क्या खराबी है उसका बताइए? अगर मटेरियल ज्यादा गोडाउन में रहेगा, एक तो मेरा पैसा उसमें फंसा हुआ है, मेरा पैसा जो है उसमें फंसा हुआ ब्लॉक है। दूसरा खराबी क्या बताइए? रखा 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 गोडाउन खर्चा हो जाएगा, गोडाउन में सामान जो है वो बर्बाद हो गया, काट दिया, चूहा काट दिया, आगे लग गया, गोडाउन में कुछ नुकसान हो गया। तीसरा है वो प्रोडक्ट जो है, जैसे उन्होंने बच्चे ने कहा कि गोडाउन का भी तो भाड़ा लग रहा,
कहीं पे अगर कोई दुकान खरीदेगा, भाड़ा खरीदेगा, उसमें मेरा खर्चा लग रहा है, तो ओवर स्टॉकिंग का एक दो खराबी होगी। अंडर स्टॉकिंग भी ठीक नहीं, अंडर स्टॉकिंग मतलब कम मटेरियल होना भी ठीक नहीं। अगर मटेरियल कम है तो भी खराबी है। क्या खराबी है? कस्टमर को, जैसे आपको हमको पैसा आज दिए, बोले भैया बुक कब दीजिएगा, हम 10 दिन बाद देंगे, तो ये कस्टमर को वेट मत कराइए। कस्टमर को अगर आप वेट करवाओगे ना तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद सोचो ना, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाने के लिए गए और खाने गए 10 मिनट बाद आपको खाना दे दिया, यू आर वेरी हैप्पी, गुड सर्विस, नाइस सर्विस। आप खाने के लिए गए, आधा घंटा वेट करा दिया, चाचा खाना नहीं दीजिएगा, चाचा खाना नहीं दीजिएगा, चाचा खाना नहीं दीजिएगा। आप ऐसे करो जैसे भिखारी है। क्या है? भिखारी है। क्या है बाबू? भिखारी है। ये वर्ड अपने आप में उतना अच्छा वर्ड नहीं है, हम लोग जनरली यूज नहीं करते। ये समझाने के लिए मतलब आपको भिखारी भिखारी फीलिंग आ रहा है। कैसा रहा? भिखारी भिखारी, पैसा दे के आप भिखारी ऐसा कर रहे हो। बाबा हमको दीजिए, चाचा खाना दीजिए, चाचा खाना दीजिए, पैसा दिए, प्यार से बैठेंगे। तो ये क्यों हो रहा बताइए? आप इरिटेट हो जा रहे हो, आप गुस्सा जा रहे हो, और आप उस दिन बोलते हो माँ कसम खाते ही रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे कभी। क्यों कहते हो? सर्विस सही नहीं। क्यों? इसका अगर इसको इंग्लिश में बोले तो यू आर नॉट गेटिंग अ प्रोडक्ट एट द टाइम व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। आपको प्रोडक्ट उस वक्त नहीं मिला जब आपको चाहिए। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे तुरंत प्रोडक्ट मिले, तुरंत सर्विस मिले। तो अगर आपके पास मटेरियल नहीं होता है तो यू कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑन टाइम, एंड इफ यू कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑन टाइम तो कस्टमर आर डिससैटिस्फाइड। तो ज्यादा मटेरियल होने का भी खराबी है, कम मटेरियल होने का भी खराबी है। तो सर क्या करें? छोड़ दे मटेरियल? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया कॉस्टिंग में, उसका नाम है EOQ। क्या है बाबू? EOQ। क्या आया? EOQ। कैसे? देखिए हंसी मजाक करते करते तो कॉन्सेप्ट में अपना आ गए। Overstocking is not good, understocking is not good, so you need to maintain the stock at which your cost is minimum, and that stock is known as EOQ। आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए, एक ऐसा मटेरियल चाहिए, एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिस क्वांटिटी पे आपका खर्चा क्या बाबू? मिनिमम। खर्चा क्या बोलिए? मिनिमम। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्टिंग में? EOQ। क्या बोलते हैं बाबू? EOQ। EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या है सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आप एक ऐसा क्वांटिटी निकालते हो जिस क्वांटिटी पे आपका कॉस्ट मिनिमम होता है। कॉस्ट मतलब खर्चा क्या होता है बाबू? मिनिमम। खर्चा क्या होता है बोलिए? मिनिमम। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप क्या चाहिएगा? कॉस्टिंग करे तो कॉस्ट अकाउंटेंट अपने आप को समझिए। कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते आप क्या चाहिएगा कि खर्चा मेरा ज्यादा लगे कि कम लगे, हाई कि लो, हाई कि लो, फिर से बोलो। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। और एक बिजनेसमैन हमेशा उस क्वांटिटी पे ऑर्डर करेगा जिस क्वांटिटी पे उसका कॉस्ट क्या होगा? वो मिनिमम। और उस क्वांटिटी को कॉस्टिंग का दुनिया में बोलते हैं EOQ। क्या बोलते हैं बाबू? EOQ। क्या बोलते हैं? EOQ। E फॉर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स नहीं, जब बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ना था तो पढ़े नहीं, अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक, फिर आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पीछे नहीं छोड़ेगा। सेकंड ईयर में फिर इकोनॉमिक्स, थर्ड ईयर में फिर इकोनॉमिक्स। बात समझे ना? सेकंड ईयर में भी इकोनॉमिक्स है, फोर्थ सेमेस्टर, और फिफ्थ सेमेस्टर में भी इकोनॉमिक्स। बिना इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन नहीं होगा, याद रखिएगा। हाँ समझे? तो बाकी सब सब्जेक्ट क्या है? बाकी सब सब्जेक्ट चेंज होते रहेगा, इकोनॉमिक्स इज कांस्टेंट। बात समझे? इकोनॉमिक्स आपका बेस्ट ही है। अब आइए, हम ये बात आपको 12 में भी बोलते थे जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं था कि आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर इकोनॉमिक्स लेना ही पड़ेगा। समझे? तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए ना, क्वांटिटी का, बेस्ट क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं? EOQ। E फॉर, O फॉर, Q फॉर, E फॉर, O फॉर, Q फॉर। ये क्या है? कोई रुपीस है ना क्वांटिटी है? ये रुपीस में आता है ना क्वांटिटी में आता है? ये क्वांटिटी को शो करता है, एक ऐसा क्वांटिटी को शो करता है जहां पे मेरा कॉस्ट क्या होगा बाबू? मिनिमम। कौन सा कॉस्ट? दो तरह का कॉस्ट होता है। कोई भी सामान को ऑर्डर करने में दो तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कोई भी सामान को मेंटेन करने के लिए दो तरह का खर्चा होता है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने का खर्चा, और कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टॉक को मेंटेन करने का खर्चा। जैसे कोई सामान को लेके आएंगे, गोडाउन में रखेंगे, उसका इंश्योरेंस कराएंगे, ये सब कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए? कैरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलिए ना? कम ऑन, क्यों कर रहे हो सब? बोलो यस। तो लिखिए पॉइंट नंबर 3 हो गया ना, फोर्थ लिखिए। लिखिए द बेस्ट क्वांटिटी क्वेश्चन में लिखिए पॉइंट नंबर 4 ऑनलाइन वालों। द बेस्ट क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम, द बेस्ट क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम, the best quantity at which the cost is minimum is known as
इज नोन एज EOQ, कैपिटल में लिखिएगा EOQ, EOQ हो गया, ECQ लिख दिए, EOQ हो गया। पैराग्राफ पॉइंट नंबर 5, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, याद रखिएगा, डायरेक्ट सम्स आता है। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, EOQ स्टैंड्स फॉर, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लिखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समझ गए? उसके लिखिए पॉइंट नंबर 6 लिखिए, EOQ इज ऑल्सो नोन एज, EOQ इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का दूसरा नाम क्या बाबू? रीऑर्डर क्वांटिटी, याद रखिएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, नहीं ये स्मॉल में बाबू, रीऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मली। EOQ जब भी लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा, क्योंकि वो फुल फॉर्म उसका होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बार बार इतना लंबा वर्ड बोलना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे छोटे वर्ड बोलेंगे। कैसा वर्ड बोलेंगे? छोटे छोटे वर्ड। क्लियर है गाइस? चलिए भाइयों और बहनों, कुछ सवाल है मेरा, जल्दी से जवाब दीजिए। जो काम का बात है वही पूछ रहे, बताइए। ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना भी ठीक नहीं है, कम स्टॉक मेंटेन करना भी ठीक नहीं, इसीलिए आप हमेशा ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे जहां पे आपका कॉस्ट क्या होगा? मैक्सिमम की मिनिमम। और ऐसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? EOQ। क्या बोलते हैं? EOQ। E फॉर, O फॉर, Q फॉर, E फॉर, O फॉर, Q फॉर। अच्छा, EOQ एक ऐसा क्वांटिटी को रेफर करता है, एक ऐसा क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग जिसपे कॉस्ट क्या होगा बाबू? मिनिमम। क्लियर है गाइस? अब यहां पर कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले? पहले फॉर्मूला समझिए। देखिए, बहुत सारा फॉर्मूला को ना फॉर्मूले बोलते हैं हम लोग। चले कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू। सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला क्या है? तो EOQ का फॉर्मूला है गाइस, रूट के अंदर में 2AO/C। अलग अलग बुक में ना अलग अलग सिंबल यूज करते हैं टीचर्स लोग, तो आप कंफ्यूज मत होना, मीनिंग सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबल का फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होगा? रूट 2 का मतलब क्या होगा? 2। A का मतलब क्या होगा ये तो समझाना होगा। A का मतलब होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड बोलेगा, एनुअल कंजम्पशन बोलिए, एनुअल यूजेस बोलिए, द मीनिंग इज सेम। एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल यूजेस, मीनिंग इज सेम। कंफ्यूज मत हो जाना बाबू कि तीनों अलग चीज है। O मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक तो ऑर्डर करने में मेरा कितना खर्चा हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस बैठा के निकाल देना है। अब बड़ा सम्स करेंगे तो उसमें नहीं भी दिया रहेगा। C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पूरा लिख दे रहे, पहला सम्स है पर यूनिट। कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो, पर एनम। कोई दिक्कत? फॉर्मूला को देखिए, पहले क्या बैठाइएगा? रूट। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि बिना कैलकुलेटर का सम्स नहीं बनेगा, कॉमन सेंस। 2 की जगह पे क्या होगा? A की जगह पे A का मतलब एनुअल डिमांड, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, 80 का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये जब जितना बार सम्स बनाएगा ये लिख लिख के बनाना होगा। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है बोलिए? अच्छा, इसके इसी के साथ जब भी ये सम्स आएगा ना, इसके साथ एक दो और चीज आता है। आपको बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, मतलब साल में कितना बार ऑर्डर देंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड बाय EOQ। अभी बना के आपको सम्स दिखाएंगे तो आप बेटर समझ पाइएगा, वैसे फॉर्मूला भी इजी है। और तीसरा आपको बोलेगा, कभी कभी बोलेगा टाइम गैप निकाल के दिखाओ। टाइम गैप मतलब 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम का गैपिंग होगा। तो इसके लिए क्या करें, अगर मंथ्स में निकालने बोलेगा तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। और अगर डेज में बोलेगा तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। सर 12 मंथ्स क्यों किए? क्योंकि साल में कितना महीना होता है बाबू? 12। तो अगर मंथ्स में निकालने बोलेगा तो 12 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, और डेज में बोलेगा तो 365 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। कोई दिक्कत है बोलो? अगर आपको मंथ्स में निकालने के लिए बोला टाइम गैप तो 12 मंथ्स बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर डेज में निकालने बोला 365 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। सर अगर कुछ नहीं बोला तो नहीं मतलब मंथ्स में निकालना है या डेज में निकालना है, ऐसा नहीं बोला। नहीं बोलेगा तो नहीं निकालेंगे, वो बात तो सही है। अगर मान लीजिए मंथ में या डेज में मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, डायरेक्ट बोला टाइम गैप निकाला, तो नॉर्मली ना मंथ्स में निकालना चाहिए। नॉर्मली किस में निकालना चाहिए? मंथ्स। क्लियर है? बोलिए हाँ कि नहीं? तीनों फॉर्मूला बता रही है, खतरनाक सा एकदम क्यूट सा सम्स बनाएंगे, बस खत्म। कॉपी करिए, वाह, कॉपी करिए।
अच्छे से लिखो, ऐसा नोट्स बनाओ ना कि पूरा पहाड़ आपसे जलने लगे। प्रतीक पांडे, हम भेज दिए बाबू। आपका भाई आज सुबह में क्लास करने आए थे, आप कल वाला बैच में आओगे वो बोले थे, कल 10 बजे वाला में आ जाइएगा, ठीक है? हाँ, आपके लिए हमको अलग से बनाना पड़ेगा, तब तक लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, तब तक एक फर्स्ट क्लास करिए और आज सेकंड क्लास कॉस्टिंग का मिलेगा, हम आपको क्रिएट करके आपको ऐड कर दे, चिंता मत करिए। क्या बोले बाबू, बोलिए। एनुअल डिमांड का और भी नाम क्या क्या था? एनुअल डिमांड, एनुअल यूजेस या कंजम्पशन, इतना याद नहीं रहेगा सचिन, गजनी हो क्या? हर सेमेस्टर का शुरुआत में ऐसे ही होता है। इसी नंबर पर पे करिएगा वो, इसी नंबर पर। इसी नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, बस आपको आगे का प्रोसेस हम लोग ऐड करके बता देंगे। हाँ ठीक है, ये लड़का अभी मैसेज किया था, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, ना बाबू ना, उसका नहीं पढ़ाते। ओके ओके, हो जाता बताइएगा, पंकज चला दीजिए। ओके, चले आगे। चलिए, अब कॉपी किए, उतार लीजिए। एक तो छोटा सा सम्स मिटे, एक तो छोटा सा सम्स आपको हम अपने से दे रहे, लिखिए। अभी बुक का सम्स नहीं कर रहे, लिखिए। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 बोले, कैलकुलेट EOQ, कॉमा, नंबर ऑफ ऑर्डर एंड टाइम गैप, तीनों चीज निकालने बोला है। मिटा दे, आपको बोला एनुअल डिमांड, आपको बोला EOQ निकालिए, टाइम गैप निकालिए और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए। क्वेश्चन लिखिए, कंजम्पशन 3000 पर क्वार्टर, ऐसे कंजम्पशन 3000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन लिखिए पहले, पैराग्राफ चेंज करके 3000 पर क्वार्टर। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखिए 200 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दिए। उसके लिखिए कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। और उसका लिखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बस इतना ही है क्वेश्चन, ₹6 पर kg। चलिए, ये सम्स है हम लोग का, बस यही सम्स है। इस सम्स में क्या क्या चीज निकालने बोला बताइए? 3 चीज। अब एक करके मिटा दे। अब देखिए कैसे यूज होगा डेटा का। स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगला दिन कोचिंग का बुक से करेंगे। सबसे पहले क्या 3 चीज निकालने बोला, सबसे पहले क्या निकालोगे? EOQ। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2AO/C, फिर राइट साइड में लिखिएगा हेयर, जितना सिंबल है उसका फुल फॉर्म लिखिएगा, एनुअल डिमांड।
जितना बार सम्स बनाइएगा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल का अलग अलग मीनिंग है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैमरा में आ रहा देखिए, 80 मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, PUPA। बाबू ध्यान दीजिए, एनुअल डिमांड कितना हो गया? 3000 पर क्वार्टर है। क्वार्टर को साल में बदलना होगा। सर क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4। किसी भी चीज को जब 4 से डिवाइड देते हो तो क्या आता है? क्वार्टर। जैसे मंथली रहेगा तो 12 से इंटू करिएगा। अगर बोलेगा मंथली डिमांड दिया हुआ है तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए कितना से इंटू करिएगा? 12 से। अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है उसको साल में कन्वर्ट करना है तो कितना से इंटू करिएगा? 2 से। साल में हाफ ईयरली अगर कोई चीज खरीदेंगे साल में कितना बार खरीदेंगे? 2 बार। कोई चीज अगर मंथली होगा तो साल में कितना बार होगा? 12 बार। कोई चीज अगर क्वार्टरली होगा तो साल में कितना बार होगा? 4 बार। आप लोग का एग्जाम हाफ ईयरली होता है, यस और नो? सेमेस्टर का एग्जाम साल में कितना बार होता है? 2 बार, यस और नो गाइस? बोलो ना। आप क्वार्टरली, अगर आपका एग्जाम क्वार्टरली होता तो साल में कितना बार होता है? 4 बार। कितना बार? 4 बार। तो एक 3000 रुपया जो डिमांड दिया हुआ है वो पूरा साल का नहीं दिया हुआ है, क्वार्टर का दिया हुआ। क्वार्टर का किसका बाबू? क्वार्टर। तो क्वार्टर को साल में बदलिएगा ना तो इंटू कितना से करिएगा बताइए? बोलो ना, कम ऑन। पहला सम्स में ही बाउंसर सर, 3000 इंटू 4 कितना हो गया? 12000। कैमरा में आ रहा देख लीजिए, हाँ कि नहीं? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ? 200 रुपया। कुछ छाप ही नहीं है। कैरिंग कॉस्ट में छाप है। कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? कैरिंग कॉस्ट 99% टाइम में ना ऐसे ही दिया रहेगा, परसेंटेज टाइप का। कैरिंग कॉस्ट हमेशा मटेरियल का जो दाम रहेगा उसका ऊपर मारिएगा। मटेरियल का दाम कितना रुपया? 6 रुपया। देखिए ना, देखिए 6 रुपया है, 6 रुपया का 20% मारो ना, 1 रुपया 20 पैसा शायद। करके देखिए कितना आ रहा है। 6 रुपया का 20% करके देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? क्या हुआ कैलकुलेटर वालों? 6 का 20%, 1.2 होगा माय डियर स्टूडेंट। टेस्टेड और ट्रस्टेड कैलकुलेशन है, बात समझे? एक बार जल्दी बताइए, कुछ सवाल है मेरा, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। 3000 को 4 से इंटू क्यों किए? हमको तो एनुअल डिमांड चाहिए। क्वेश्चन में तो क्वार्टर का दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर क्वार्टर का दिया हुआ है तो एनुअल में बदलने के लिए इसको कितना से इंटू करिएगा? 4। हाफ ईयरली रहने से कितना से इंटू करिएगा? 2। मंथली रहने से कितना से इंटू करिएगा? 12। यस और नो गाइस? अगर सर एनुअल डिमांड दिया रहता तो तब तो और अच्छा बात है, तो कुछ करना पड़ता? बताइए, कोई दिक्कत है? बोलो। समझे? ये 4 से इंटू क्यों किए? हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। अब बाकी ये 20% बोला था ना कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसके ऊपर निकलता है? मटेरियल कॉस्ट पे। तो मटेरियल का दाम कितना है? 6। क्वेश्चन में मटेरियल का दाम दिया रहेगा, यस और नो गाइस? कोई दिक्कत है? बोलिए। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूला में बैठाते हैं। EOQ इक्वल टू 2 के जगह पे 2 होगा, ए के जगह पे कितना हजार बैठाएंगे? 12000। ओ के जगह पे बाबू 200, 80 के जगह पे 1.2। कैलकुलेटर में डायरेक्ट पूरा करके बताइए ना, कैलकुलेटर पूरा। 2 इंटू 12,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आ रहा? 40 लाख। वेरी गुड, 40 लाख आ रहा। जा बाबा। अब यहाँ पे रूट, कैलकुलेटर में ना रूट बटन होगा, उसको क्लिक करिए, क्लिक करिए, क्लिक करिए। 2000 kg हो गया, खत्म सम्स। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बाबू। एक बार सुनिए ध्यान से, हड़बड़ाइए मत। ये 2000 kg तो निकाल दिए, इसका डीप मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई पूछ देगा, अच्छा 2000 तुम निकाले हो आंसर, ठीक है हम समझ गए, बट व्हाट डज इट इंडिकेट? 2000 kg का मतलब हुआ कि हम लोग जब भी ऑर्डर देने जाएंगे तो 2000 kg ही ऑर्डर देंगे। ये मेरा बेस्ट क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? बेस्ट। और इस क्वांटिटी पे ऑर्डर देने से मेरा खर्चा क्या होगा? मिनिमम। खर्चा क्या होगा? मिनिमम। अगर हम एक बार में 2000 किलो ऑर्डर देते हैं तो मेरा खर्चा क्या बनेगा? मिनिमम। इसका मीनिंग समझ गया ना क्या हुआ? बोलो हाँ कि नहीं? EOQ पहले आपको सम्स में समझाए, फिर सम्स बना करके समझा रहे कि इसका डीप मीनिंग क्या है। व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ दिस? कोई बच्चा हाथ पकड़ के पूछ दिया कि अच्छा 2000 kg ठीक है EOQ, बट व्हाट डज इट इंडिकेट? तो इट इंडिकेट कि 2000 किलो अगर तुम ऑर्डर करोगे ना बाबू तो तुम्हारा खर्चा कम पड़ेगा। समझ बाबू? हाँ मेरे बाबू सुना, बोल उतार बोल दीजिएगा उसको। बच्चा हाथ पकड़ेगा तो उसको ऐसे ही ना बोलना होगा, जल्दी उतारिए, उतारिए, कॉपी करिए। हाँ। अब डायरेक्ट अगला दिन आएंगे तो हम कोचिंग का बुक से धुआंधार फायरिंग शुरू हो जाएगी। कैप्सूल क्लास, बुलेट क्लास सब शुरू हो जाएगा। कैप्सूल 6 महीने बाद आएगी। हम लोग अभी रिजल्ट भेजेंगे, रिजल्ट ग्रुप में भेजेंगे। हम लोग चेक किए इसीलिए बाबू। ये कैसा सवाल है? नरकट सवाल पूछ रहे हो।
अभी निकालेंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ जा बाबा, अभी निकालेंगे बाबू, अभी एक पार्ट आप लोग उतारोगे तब ना अगला पार्ट बनाएंगे। हाँ, आपका रिजल्ट निकलेगा सेमेस्टर 2 आने से 1-1.5 महीना पहले, सेमेस्टर 2 का एग्जाम आने से 1-1.5 महीना पहले। आप 12 देखो, आप 12 जैसा सोचोगे ऐसा नहीं होगा। आप सोचोगे 12 में 80-90% आया वैसा मार्क्स, तो शायद वैसा उतना थोड़ा इम्पॉसिबल। बस मेरे फर्स्ट डिवीजन लाना है, क्योंकि विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का 12,000 पाना है। हाँ 1 और 2 मिला के 60% आना चाहिए। तो 1 में कम आया तो 2 में नहीं ना आएगा। फिर 2 तो और नया है ना, 2 देखिए जो 2 में नया सब्जेक्ट है ना, 1 में फिर भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। बस सब तो चले जाओगे आप लोग 5 मिनट बाद। चले अच्छे से कॉपी कर लीजिए, खाली फॉर्मूला पढ़ के आइए, अगला दिन बड़ा सम्स करेंगे कोचिंग का बुक से। मिटा दो क्या, मिटा दे। अगला है बाबू इसका दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा सुनिए, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला लिखवाए थे, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। ध्यान से सुनिएगा, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। तो बाबू एनुअल डिमांड उसमें निकाले थे ना हम लोग 12,000, ईओक्यू हम लोग कितना निकाले 2,000। कितना टाइम 6 आया, इसका आंसर होगा 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, डीप मीनिंग, रुकिए, सम्स बनाने से खाली मीनिंग क्लियर नहीं होता है। इसका 6 टाइम का मतलब क्या हुआ, साल में 6 बार ऑर्डर देने जाएंगे। कितना ऑर्डर देने जाएंगे, 6 बार। उसके बाद टाइम गैप का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, 12 मंथ्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ये तीनों फॉर्मूला आप अच्छे से रट के आना भाई अगले दिन। 12 मंथ्स बाय 6 टाइम्स, तो 2 मंथ्स। इसका मतलब हाथ देखो, इसका तीनों का डीप मीनिंग समझिए। हम एक बार में 2,000 ऑर्डर देंगे, क्योंकि मेरा ईओक्यू 2,000 है। हम साल में 6 बार ऑर्डर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर 6 बार है। और हम हर 2 महीना पे जाके ऑर्डर देंगे। कितना महीना पे जाके, 2 महीना। मतलब पहला ऑर्डर दिए ना, आज ऑर्डर दिए, फिर 2 महीना बाद ऑर्डर देंगे, फिर 2 महीना बाद ऑर्डर देंगे, फिर 2 महीना बाद ऑर्डर देंगे। साल में कितना ऑर्डर देंगे, 6 बार। और जब ऑर्डर देंगे कितना क्वांटिटी देंगे, 2,000। बोला हाँ कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया गाइस, कॉपी कर लीजिए, अगला दिन इसको बुक से सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच।